रिटेल और एमएसएमई लोन पे लगने वाले इंटरेस्ट को लेकर के आरबीआई ने एक डायरेक्शन निकाला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अब आरबीआई ये करने का प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से कस्टमर के साथ जो है वो चीट ना हो सके, या फिर कह लें कि कस्टमर को जो आरबीआई के द्वारा दिया जाने वाला फायदा है वो बंद ना होने पाए या फिर उसमें लेट ना होने पाए। तो इसको लेकर के आरबीआई ने ड्राफ्ट जो है उसको निकाला है जो कि 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। तो समझते हैं आखिर इस ड्राफ्ट में आरबीआई ने क्या कुछ कहा है, किसके लिए कहा है, कौन किसको फ़ायदा मिलेगा, किस केस के ऊपर ये लागू होगा, सब कुछ डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आरबीआई ने किया क्या है? तो आरबीआई ने अपनी तरफ से ये प्रयास किया है कि जो भी लेंडिंग रेट बेंचमार्क्स हैं या फिर कह सकते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो ट्रांसमिशन है उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी आ सके, जो बोरोवर्स हैं उनको जो है सेफ रखा जा सके और साथ ही साथ जो फेयर प्रैक्टिसेज़ हैं वो यहाँ पे अपनाई जा सके। जो बोरोवर है उसको अगर जो रेपो रेट है वो कम हो रहा है उसका जो है लाभ मिले। सिर्फ ऐसा ना हो कि रेपो रेट जब बढ़े तो उसकी ईएमआई बढ़ जाए लेकिन रेपो रेट कम होने पे उसकी ईएमआई कम ना हो। ये तो आपको पता होगा कि आरबीआई हर 2 महीने पे रिव्यू करता है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसमें पॉलिसी रेट जिसको रेपो रेट भी कहते हैं उसको बढ़ाता है या कम करता है या फिर नहीं भी करता है। तो उसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया और आपकी जो लोन की ईएमआई है अगर वो रेपो रेट से लिंक्ड है तब तो आपकी ईएमआई बढ़ गई। लेकिन अगर आपका जो रेपो रेट यहाँ पे आरबीआई ने कम कर दिया तो आपकी ईएमआई अगले महीने से कम नहीं हो रही है, वो इंतजार किया जा रहा है। तो इस तरह अगर सोचिए कि आपका 6 महीने 1 साल लग गया, आपकी ईएमआई कम ही नहीं हो रही है, तो फिर आरबीआई के रेपो रेट कम करने का फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए आरबीआई ने अब ये कहा है कि कमर्शियल बैंक जो हैं, उनको अब ये कहा है कि जितने भी फ्लोटिंग रेट यहाँ पे पर्सनल लोन या एमएसएमई लोन्स हैं, उनको लिंक करना पड़ेगा किसके साथ में? किसी ना किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ में। मतलब वो अपने इंटरनल जो बेंचमार्क हैं उसके आधार पे लोन नहीं देंगे, बल्कि उन्हें एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे आरबीआई का रेपो रेट हो गया, इनके साथ लिंक करना पड़ेगा। और इसके वजह वजह क्या है कि जब आरबीआई रेपो रेट कम या ज़्यादा करे तो उसका फ़ायदा कस्टमर्स को भी यहाँ पे देखने को मिले। अगर हम बात करें एनबीएफसी के लिए, तो एनबीएफसी के लिए थोड़ा रिलीफ ये है कि आरबीआई ने कहा है, मतलब वॉलंटरी कर रखा है कि आप भी चाहें तो इसको जो है ईबीएलआर के थ्रू जो है वो लिंक कर सकते हैं। जितने भी फ्लोटिंग रेट के आप जो है यहाँ पे लोन देते हैं उनके लिए आरआरबी आई फाइव जो हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके लिए मतलब ये ऑप्शन रखा गया। आप चाहें अपने कस्टमर्स के लिए तो आप उसको कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं। दूसरा, यहाँ पे एक बात और कही गई है और ये अक्रॉस द बोर्ड है कि जो बैंक्स हैं या फिर जो भी लोन दे रहे हैं उनको डेली रिड्यूसिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये है, लेट्स से आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, अब आप उसकी ईएमआई भर रहे हैं तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे कैलकुलेट हो रहा है। मान लीजिए आपने महीने के बीच में 15 तारीख को 50,000 रुपए का प्री पेमेंट कर दिया, तो ऐसे में तो आपका प्रिंसिपल 10 लाख से कम होकर के आपका 9.5 लाख ही रह गया। तो अगर आपका बैंक इसको नहीं देखे और वो प्रिंसिपल पे ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है तो ये तो आपके साथ गलत हो रहा है ना? या फिर वो कहे कि नहीं आपने महीने 15 तारीख को किया था तो अब ये अगले महीने से स्टार्ट होगा, तो ये तो आपके साथ फिर धोखा है। तो इसी को अब आरबीआई ने कहा है कि अब आप ऐसा महीना 2 महीना नहीं, बल्कि डेली जो रिड्यूसिंग बैलेंस है उसके आधार पे आप अपना जो लोन का इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करें। मतलब 1 से 15 दिन तक आपका जो इंटरेस्ट है वो 10 लाख पे कैलकुलेट होगा और 15 से 30, 31 जैसा भी महीना और 28 का तब से आपका जो लोन है वो 9.5 लाख पे इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर ये भी कहा गया है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कैलकुलेशन पीरियड है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज में होना चाहिए। मतलब अपने से ये ना मान ले बैंक कि हर महीना 31 दिन का ही होता है या फिर हर महीना 30 दिन का होता है, ऐसा नहीं मानना है। जितने जब पर डे का यहाँ पे कैलकुलेशन है तो जितने दिन का महीना है उतने के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये भी कहा है कि कोई भी जो रेगुलेटेड एंटिटी है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से नीचे लोन नहीं दे सकती है। मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए जो बैंक है वो सबके लिए उसने ये बता रखा है कि हम 7% पे लोन देंगे, है ना? लेकिन अगर बैंक का कोई खास कस्टमर हो तो ऐसे में बैंक पहले क्या किया करते थे, उनको थोड़ा-सा मलाई दे देते थे, ये आपको हम जो है 6.8 पे ही दे देंगे लोन, है ना? तो ये अब प्रोहिबिट किया गया है कि जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है, उससे नीचे आप किसी को लोन नहीं दे सकते। मतलब ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे कस्टमर टू कस्टमर, वो सबके लिए आपका सेम रहेगा। जैसे बैंक अगर अब ये कहता है कि किसी बैंक की लोन होम लोन अगर 9% से स्टार्ट है,
तो इसका मतलब ये है कि वो जो लोन है 9% से ऊपर जा सकता है, डिपेंड करेगा जो बोरोवर है उसकी जो हिस्ट्री है, कैस क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, रिस्क कितना है, उसके आधार पे। तो ज़रूरी नहीं कि 9% पे मिले, किसी को 9.5 पे मिलेगा और किसी को 11% पे भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा कि उसका लोन हिस्ट्री कैसी रही है पहले। लेकिन अगर बैंक किसी को कहे 9, मतलब बैंक ने घोषित कर रखा है 9%, लेकिन अगर बैंक किसी को 8.5% पे दे रहा है, तो ये नहीं हो सकता है ना? तो ये आरबीआई ने किया है। आगे बात करें अगर हम यहाँ पे, अभी सारा कुछ जो हमारा ईबीएलआर पे बात होने वाली है, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि सबको ईबीएलआर से लिंक करना पड़ेगा। तो ये ईबीएलआर आखिर होता क्या है? तो ईबीएलआर के फुल फॉर्म होती है एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। मतलब ये है, ये एक तरह का लेंडिंग रेट है जिसका बेंचमार्क एक्सटर्नल है। मतलब इसको आरबीआई के या तो आपको जो रेपो रेट या पॉलिसी रेट है उससे लिंक करना पड़ेगा, या फिर आपका जो ट्रेजरी बिल यील्ड है 91 डेज का उससे, या फिर 182 डेज का जो ट्रेजरी बिल का यील्ड है उससे, या फिर कोई अदर बेंचमार्क जो कि एफबीआईएल के द्वारा निकाला जा रहा है उससे लिंक करना पड़ेगा। ज़्यादातर बैंक जो है रेपो रेट से ही लिंक कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि लेट से कि बैंक को ये डिसाइड करना है कि वो आखिर मिनिमम जो लोन दर है, वो मान लीजिए होम लोन है, वो कितनी रखेगा। तो वो ये देख रहा है, अच्छा पॉलिसी वो ऐसे उसको डिसाइड करेंगे कि जितना ईबीएलआर होगा उसके बाद जो हमारा स्प्रेड होगा उससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ईबीएलआर लेट से 5.5% है, रेपो रेट से लिंक अगर किया है, और ये बदलता भी रहेगा, जरूरी नहीं है, और उन्होंने अपना स्प्रेड तय कर रखा है कि हम इस पे 2.5% का जो है वो स्प्रेड लेंगे, तो ऐसे में जो मिनिमम रेट आएगा वो 8% आएगा। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे तय किया जाएगा, ईबीएलआर आपका इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे जो स्प्रेड है वो नहीं बदलेगा, लेकिन अगर जो ये रेपो रेट है आरबीआई ने आगे चल करके इसको और कम कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, जो ईएमआई होगी लोगों की वो कम हो जाएगी, और अगर आर इसको बढ़ा दिया तो ईएमआई बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो ट्रांसमिशन होता है वो ज़्यादा तेज़ी से हो पाएगा। और यही जो है आरबीआई ने अब क्या किया है, इसको मैंडेटरी कर दिया जितने भी रिटेल या पर्सनल लोन या फिर जो एमएसएमई लोन है उनके लिए। तो ये किया गया है, इसको ईबीएलआर कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये ईबीएलआर जो है ये लाया क्यों आरबीआई ने? क्या इससे पहले बैंक ऐसा नहीं करते थे? तो उसके पीछे का रीज़न आपको सोचना पड़ेगा कि ये सब आता कहाँ से है। सबसे पहले 2003 में हुआ करता था बीपीएलआर, है ना? बीपीएलआर भी एक तरह का जो है बेंचमार्क हुआ करता था, और ये बेंचमार्क कैसा था? इंटरनल, मतलब इसको आरबीआई से कोई लेना नहीं, बैंक जितना डिसाइड करेंगे उतना होता था। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी क्या होती थी? बहुत कम थी। अब इसी समय ऐसा हुआ करता था कि बैंक किसी, मान लीजिए बैंक ने मिनिमम तय कर रखा है कि 8% पे लोन देंगे, लेकिन किसी-किसी को 7.5% पे भी दे देते थे लोन, मतलब जो उनके फेवरेट कस्टमर होते थे। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, ये तय कैसे हुआ, इसके पीछे के रीज़निंग क्या हैं, आप जो है किसी को कम दे रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो, ये कुछ नहीं था। और इसी वजह से अगर आरबीआई रेपो रेट कम ज़्यादा करे तो उसका ट्रांसमिशन जो है वो बहुत स्लो होता था, और इस वजह से उसका इफ़ेक्ट इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलता था। और जो मैंने कहा, सब बेंचमार्क लेंडिंग यहाँ पे अलाउड थी, मतलब मिसयूज की जाती थी, आरबीआई ने अलाउ नहीं कर रखा, तो मिसयूज करते थे कि जितना यहाँ पे बेंचमार्क है उससे भी कम पे लोन दे दिया करते थे। और इसमें रीसेट पीरियोडिसिटी भी नहीं थी, मतलब कि मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट जो है बढ़ाया या कम किया, तो बैंक उसको कब रीसेट करेंगे, उस ये सब डिस्क्रेशनरी था, मतलब बैंक चाहेंगे तो अभी कर देंगे, नहीं चाहेंगे तो चलता रहेगा, कुछ ऐसा प्रावधान नहीं था। इसी को सुधारा गया बेस रेट में, जो कि 2010 से आया। ये भी इंटरनल बेंचमार्क ही था, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी थोड़ा-सा जो है मॉडरेट हो गई। मतलब अब बेस रेट आने के बाद ऐसा हो गया कि भाई थोड़ा-सा मॉडरेट कर दिया यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को, ये कह दिया कि अब बेस रेट से नीचे किसी को नहीं मिलेगा। तो जो ये सब बेंचमार्क लेंडिंग हुआ करती थी, तो बंद हो गई। लेकिन ट्रांसमिशन स्पीड इसमें भी काफ़ी स्लो थी, क्योंकि ये भी डिस्क्रेशनरी था कि बैंक जब चाहेंगे इसको रीसेट करेंगे। फिर इसको जो है बदला गया एमसीएलआर से। एमसीएलआर जब आया तो ये भी इंटरनल था। इसका फुल फॉर्म होगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो ये भी आपका इंटरनल ही था। बैंक तय करते थे कि उनको जो है जिसको लोन दे रहे हैं वो पैसा इकट्ठा करने में आखिर कितना कॉस्ट लगे, उसके आधार पे वो होता था। यहाँ पर ट्रांसमिशन थोड़ा-सा जो है कह सकते हैं मॉडरेट लैग के साथ आता था, क्योंकि इसमें जो पीरियोडिसिटी थी उसको 1 ईयर कर दिया गया था कि आपको 1 ईयर में तो रीसेट करना ही होगा। यहाँ पर भी जो सब बेंचमार्क लेंडिंग था वो आपका खत्म था। तो आप ये समझिए कि कैसे-कैसे जो है यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे उनको दूर किया गया। पहले जो था उसमें बहुत प्रॉब्लम थी, दूसरा बेस रेट आया तो उसमें ये सब बेंचमार्क लेंडिंग खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसमिशन स्पीड थी वो आपकी स्लो ही थी। ट्रांसपेरेंसी थोड़ा बहुत बढ़ी क्योंकि आपका खत्म हो गया। एमसीएलआर आया तो इसमें ये तो खत्म ही था, इससे नीचे नहीं दे सकते। लैग जो था, मतलब यहाँ पे ट्रांसमिशन जो स्पीड थी स्लो थी, मॉडरेट लैग के साथ आती है। अब यहाँ पर फिर ईबीएलआर लाया गया 2019 में। ये एक्सटर्नल मार्केट लिंक कर दिया गया, मतलब बैंक के इंटरनल से मतलब नहीं है,
एक्सटर्नल रेपो रेट से सीधे लिंक कर दो, यहाँ पर ट्रांसमिशन स्पीड हाई है, मतलब अब आरबीआई जो है उसको बढ़ाएगा कम करेगा तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर जब ट्रांसपेरेंसी और जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो अच्छी खासी है, तो इसमें क्या होता है कि जो पीरियोडिसिटी है, अब आरबीआई ने कहा है कि उसको 3 मंथ का रखना पड़ेगा। मतलब अगर आरबीआई ने रेपो रेट को कम ज़्यादा किया है या फिर कोई किसी की ईएमआई चल रही है, तो उसका जो रीसेट पीरियड है वो 3 महीने में आपको रीसेट करना पड़ेगा, ये मैक्सिमम है। जब आप लोन लेंगे तो उसमें ये लिख के आएगा कि आपकी पीरियोडिसिटी कब की है, मतलब 1 मंथ में होगा, 2 मंथ में होगा या फिर 3 मंथ। 3 मंथ से ज़्यादा ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आरबीआई ने कुछ चेंज किया है रेपो रेट में और आपकी ईएमआई में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे किया जाता है। तो आगे हम यहाँ पे बात करें कि आरबीआई ने इसमें और क्या-क्या कहा है। तो इस ड्राफ्ट में आरबीआई ने खास तौर पे ये जो इस तरह की प्रैक्टिसेस हुआ करती थी कि जो छोटे लोन हुआ करते थे या फिर जो गरीबों को लोन दिए जाते थे अप टू 50,000 में, उसमें कई बार लेंडर इतने ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट रख देते थे कि जो पैसा चुकाने वाला होता था उसको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाता था लोन। मतलब यहाँ पे ये होता था कि लेट्स से वो कह देते थे कि 6% पे ही लोन दे रहे हैं, लेकिन 6% पे लोन के बाद वो जो बेस आपका लोन होता था उसके अलावा बहुत सारे और खर्चे आ जाते थे। तो जो लोन होता था वो 6% से ना होकर के लगभग 12% पड़ जाता था। तो इसी का जो है यहाँ पे इस जो स्मॉल टिकट लोन है इसके लिए कहा गया है कि लेंडर को अब ये स्पेसिफाई करना हो एक्सप्लिसिटली कि जो यहाँ पे जो उनका एनुअल परसेंटेज रेट है, इसको आगे मैं बताऊंगा, यहाँ पे वो स्पेसिफाई करना होगा, मतलब ये बताना होगा कि भाई एक्चुअल में वो लोन है कितने का मिल रहा है। जैसे मान लीजिए 20,000 का किसी ने लोन लिया, अब वो कह रहे हैं कि हम तो केवल आपसे 7% जो है इंटरेस्ट रेट ले, आप कह रहे हैं ठीक है, 20,000 पे 7% ठीक है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि हम लोन प्रोसेसिंग का 3,000 रुपये लेंगे। अब बताइए 20,000 के लोन पे 3,000 रुपये लोन प्रोसेसिंग का हो गया। फिर आपसे वो कह रहे हैं कि हम 500 रुपये डॉक्यूमेंट जो है का लेंगे, वेरिफिकेशन का लेंगे, 3500 रुपये हो गया। अब ऐसे करते करते ये 7% कहाँ बचाइए? 20,000 के लोन पे आप 3,500-4,000 रुपये वैसे ही ले लो, है ना? तो ऐसे में वो कहाँ बचेगा 7% पे, तो लोन महंगा हो गया। तो इस वजह से ये जो ना हो इसको लेकर के यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। बाकी जो एग्रीकल्चर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, वहाँ पे ये कहा गया है कि जो अगर जो शॉर्ट टेन्योर के लोन दिए जाएँ, 1 साल तक के लिए जो लोन होते हैं, उसमें ये कहा गया है कि जो इंटरेस्ट जो है, वो जो टोटल इंटरेस्ट आएगा या और जो अदर जो यहाँ पे चार्जेज़ आते हैं, वो कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि किसी किसान ने अगर 20,000 रुपए का लोन लिया है लेट्स से, तो ऐसा ना हो कि उसका जो मतलब 1 साल में जितना वो टोटल इंटरेस्ट चुकाए, उसके बाद जो अदर जो चार्जेज़ चुकाए, वही आपके 21,000 रुपए के हो जाए, है ना? टोटल ये आपका 20,000 का लोन 41,000 चुका रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी यहाँ पे आरबीआई ने कहा है। बाकी यहाँ पे एक प्रावधान ये जो रीसेट फ्रीक्वेंसी का करा गया है, वो भी है कि जो मैंने आपको बताया कि ईबीएलआर के थ्रू अब जब लोन लिंक होंगे तो उनको हर 3 महीने में एक बार इसको रीसेट करना पड़ेगा बैंक को, जिससे आरबीआई ने जो रेपो रेट में बदलाव किया उसका फ़ायदा जो कस्टमर्स हैं, बोरोवर्स हैं, उनको मिल सके। और ये भी बता दिया गया कि जब आप लोन लेंगे उस समय जो पीरियोडिसिटी आपके लोन में लिखी गई है पेपर में कि आपका लोन हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे रीसेट हो गया, हर महीने पे, उसको बदला नहीं जा सकता है। मान लीजिए आपके लोन में लिख दिया गया कि आपका जो लोन है वो हर महीने जो है उस वो रीसेट होगा, है ना? डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कॉस्ट कितनी आ रही, मतलब जो ईबीएलआर है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके आधार पे। तो ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए आरबीआई रेपो रेट कम करता जा रहा है तो बैंक को लग रहा है कि अरे ईएमआई कम हो रही है तो हम इसको बदल करके अब 1 महीने नहीं 3 महीने कर दें। ये नहीं कर सकते, एक बार जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। इसके अलावा बैंक के स्प्रेड को लेकर के भी यहाँ पे रिवीजन किया गया है। क्रेडिट रिस्क प्रीमियम होता है, स्प्रेड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्प्रेड में क्रेडिट रिस्क प्रीमियम होता है, बैंक का अपना प्रॉफिट होता है, कॉस्ट होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम होता है उसके लिए कहा गया है कि क्रेडिट रिस्क प्रीमियम में बैंक ऐसे किसी के भी कस्टमर में या बोरोवर में अपने मन चाहा जब भी चाहे वो बदलाव नहीं कर सकते कि उसकी ईएमआई महंगी कर दें। वो बदलाव क्रेडिट रिस्क प्रीमियम में तभी हो सकता है जब जो बोरोवर है उसकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसमें कोई डॉक्यूमेंटेड चेंज हुआ हो। मतलब ऐसा हुआ हो कि भाई उसने 1-2 ईएमआई नहीं चुकाई हो, सिबिल स्कोर उसका खराब हो गया हो, तब तो वो ये मान सकते हैं कि हमारा जो रिस्क है वो बढ़ गया इसलिए हम क्रेडिट रिस्क प्रीमियम बढ़ा रहे हैं। अपने मन से ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो बैंक का स्प्रेड है वो जब लोन किसी ने ले लिया तो वो 3 ईयर से पहले ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई रिवीजन कर सके। 3 साल का वो लॉकिंग पीरियड होगा, उसके बाद ही स्प्रेड में कोई चेंज किया जा सकता है किसी भी आधार पे, ये कहा गया। इसके अलावा आरबीआई ने एमसीएलआर के कैलकुलेशन को भी ओवरहॉल किया। अब आप ये सोचेंगे कि जब सब कुछ ईबीएलआर से लिंक हो रहा है तो एमसीएलआर में ओवरहॉल करने की क्या जरूरत है? तो ये समझिए ईबीएलआर तो 2019 के बाद आया और अभी आरबीआई ने इसको मैंडेटरी कर दिया।
उससे पहले जो लोन लिए गए होंगे वो तो सारे एमसीएलआर पे चल रहे हैं। अब 2019 से जब ईबीएलआर आया तो आरबीआई ने एक बोरोवर्स को ऑप्शन दिया कि वो स्विच कर लें, ईबीएलआर पे स्विच कर सकते हैं। बहुत सारे बोरोवर को पता ही नहीं है, बैंक भी इन्फॉर्म नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के लोन अभी भी एमसीएलआर पे चल रहे हैं। तो ऐसे में एमसीएलआर कैलकुलेशन जो है ओवरहॉल करना एक नीड है। उसके अलावा जो ईबीएलआर से लिंक लोन है वो केवल रिटेल और एमएसएमई वाले हैं। जितने भी जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं, बड़े-बड़े लोन्स हैं, वो तो सारे अभी भी एमसीएलआर पे ही चलते हैं। इसी वजह से आरबीआई ने इसके कैलकुलेशन के लिए भी यहाँ पे कदम उठाया है। अब एमसीएलआर के कैलकुलेशन में होता क्या है कि बैंक अपनी जो इंटरनल कॉस्ट ऑफ फंड है उसको जो है देखते हैं कि भाई कितना पड़ रहा है। अब वो तो बैंक के ऊपर निर्भर करता है। और इसमें हुआ क्या करता था कि बैंक पहले जो एफडी वगैरह जो रेट हुआ करते थे ओल्ड वाले, उसके आधार पे सब कुछ देखते थे कि हमारी एफडी इतने परसेंट की जा रही है तो कॉस्ट लेकर के ऐसा चला करते थे। ऐसे में आरबीआई ने ये कहा है कि अब आपको ये जो पुराना जो एफडी रेट दे रखा है 10 साल पहले का, उसके आधार पे आप कैलकुलेशन करें वो नहीं चलेगा। आपको अब 3 मंथ का मूविंग एवरेज लेकर के चलना पड़ेगा। मूविंग एवरेज का मतलब ये समझिए कि जैसे अगर साल भर में 12 महीने हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जो एमसीएलआर है हर 3-3 महीने पे रीसेट होगा। ये 3 महीने का एवरेज ले लिया, निकाला एमसीएलआर कितना है। उसके बाद अगला महीना जब आएगा तो फिर 2, 3, 4 का एवरेज लिया जाएगा। फिर अगला महीना आएगा तो 3, 4, 5 का लिया जाएगा। फिर अगला महीना 4, 5, 6 का। इसको मूविंग एवरेज बोलेंगे। इस तरीके से आपको लेकर के चलना होगा। और इनपुट में यहाँ पे आपको जो फ्रेश फंड्स हैं उनकी कॉस्ट को लेना होगा, आपने हिस्टोरिक फंड्स की नहीं, या जो फ्रेश बोरिंग आपने करी है उनको लेकर के चलना होगा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत साल पहले ले रखा उसके आधार पर कैलकुलेशन करके एमसीएलआर को ज़्यादा बता रहे हो और उसके आधार पे आप लोन वसूल रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। तो इसके लिए भी यहाँ पे आरबीआई ने रूल्स बनाए हैं। इसके अलावा ये सब कुछ लागू कब से होगा उसकी भी टाइमलाइन है कि ये 1 अप्रैल 2027 से आपका लागू हो जाएगा। ये ईबीएलआर वाला जो सिस्टम है आरबीआई ने लाया वो। और इसके लिए ऐसा नहीं कि 1 अप्रैल 2027 से सबके लोन ऐसे हो जाएंगे ईबीएलआर से लिंक, नहीं। जिनके चल रहे हैं उनके लिए भी स्विच का यहाँ पे प्रावधान है कि जो एमसीएलआर से लोन ले रखे हैं रिटेल एमएसएमई के, वो इस पे स्विच कर सकते हैं। और इसी के लिए जो ट्रांजिशन पीरियड है वो 1 अप्रैल 2029 तक का दिया गया है जितने भी लेंडर्स हैं उनके लिए, कि वो वन टाइम मैपिंग एक्सरसाइज करके जितने भी अपने एग्जिस्टिंग लोन्स हैं न्यू रूल्स के तहत उनको यहाँ पे लेकर के आएंगे। यहाँ पर बोरोवर की कंसेंट मैंडेटरी है, अपने आप नहीं कर सकते हैं, बोरोवर कंसेंट देगा तभी वो माइग्रेशन कर सकते हैं। और इस माइग्रेशन के लिए बोरोवर से किसी तरह की फीस चार्ज कुछ नहीं लेना पड़ेगा उनको, बैंक को। अगर वो लेते हैं तब ये रूल का वायलेशन होगा और फिर उनके ऊपर पेनाल्टीज वगैरह लग सकती हैं। बैंक्स के लिए बात करी जा रही है क्योंकि बैंक हर चीज़ के लिए वहाँ पे चार्ज लगा देते हैं, इसलिए बता दिया गया एक्सप्लिसिटली ही कि इस ट्रांजिशन के लिए बोरोवर के ऊपर किसी तरह का कोई कॉस्ट नहीं आएगा, कोई ईएमआई नहीं बढ़े, कुछ नहीं होगा, है ना। ये आपका यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने चाहिए, जैसे मॉनेटरी ट्रांसमिशन। मैंने इस पूरे वीडियो में कई बार आपको बताया, मॉनेटरी ट्रांसमिशन का मतलब यही होता है कि आरबीआई ने रेपो रेट में अगर चेंज किया है तो वो जो चेंज है वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा आम जनता के जीवन में, क्योंकि आम जनता के जीवन में जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो उसको उसका जो पीरियड होता है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया या फिर कम किया, उससे लोगों की ईएमआई कितनी जल्दी कम या यहाँ पे कम हो रही या बढ़ रही है, वही आपका ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो वो जितना इंस्टेंट होगा उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। एनुअल परसेंटेज रेट का मतलब ये होता है, इसको आप समझ लीजिए ट्रू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। मतलब जो मैंने अभी आपको कहा कि अगर 7% का अगर लोन है, वो आपका ऐसे समझ लीजिए कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है 7% का। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस आ गई, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आ गया, सर्विस फीस आ गई, वो सब मिला करके जो पूरा कॉस्ट आता है उसको ही एपीआर कहते हैं। मतलब ये कहा गया आरबीआई के द्वारा कि अब आप केवल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मत दिखाइए, पूरा एपीआर दिखाइए भाई, कि भाई यहाँ पे कितना किसी को चार्ज आप कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आरबीआई ने इस ड्राफ्ट में प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का भी यहाँ पे जिक्र किया है। मतलब ये है कि जैसे जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए तो ये कहा है कि मैंडेटरी है, आप ईबीएलआर पे शिफ्ट करिए, लेकिन एनबीएफसी और आरबी या कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है बल्कि ऑप्शनल रखा है, ताकि जो यहाँ पे रेगुलेशंस हैं वो जितना लार्ज बैंक के ऊपर लग रहे हैं उतना छोटे बैंक्स के ऊपर ना लगे, उसी प्रपोर्शन में लगें, ऐसा प्रयास आरबीआई के द्वारा किया गया है। बाकी आपका क्या विचार है इसको लेकर के आप मुझे बताइएगा। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करिए, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।